गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंजना जाला। बच्चों, आज हम 6th क्लास की संस्कृत का रिवीजन वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो इस वीडियो के तहत मैं आपको संस्कृत भाषा का इंट्रोडक्शन प्लस उसके अंदर जो चैप्टर आने वाले हैं स्टार्टिंग के 2 वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बच्चों, मुझे पता है कि संस्कृत आपके लिए एक न्यू लैंग्वेज है। कई बच्चों को लेकर संस्कृत के मन में काफ़ी डर बैठा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत और हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि हिंदी के शब्दों को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। जब आप पहली बार नर्सरी क्लास में गए होंगे और आपको जब हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया गया होगा, तो सबसे पहले क्या सिखाई जाती है वहाँ पर? वर्णमाला। क्योंकि बिना अल्फाबेट्स के कोई भी लैंग्वेज हम नहीं सीख सकते। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें अल्फाबेट्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी हम ये जानेंगे कि संस्कृत के अल्फाबेट्स कौन से होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई नए अल्फाबेट्स सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हिंदी के अल्फाबेट्स होते हैं वही अल्फाबेट्स, वही वर्णमाला संस्कृत में भी काम आती है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हिंदी की वर्णमाला होती है वो अ से लगाकर जिसका लास्ट वर्ड होता है वो ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर भी इन्हीं वर्णमाला से मिलकर संस्कृत के शब्द बनाए जाते हैं। तो ये सब हमको अच्छी तरह आता है। अब जो कॉमन चीज जो हिंदी और संस्कृत दोनों में होती है और जो संस्कृत भाषा के लिए जरूरी है, जो आप ऑलरेडी हिंदी ग्रामर में पढ़ चुके हैं, हम सबसे पहले वहां से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो चीज है हमारी वो है वचन। ये आप लोग हिंदी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बच्चों, संस्कृत में भी 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगल पर्सन, द्विवचन मतलब 2 पर्सन और बहुवचन मतलब बहुत सारे पर्सन। तो संस्कृत में भी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इन्हीं वचनों की सहायता से क्या करेंगे? वो सेंटेंस का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट आपने पढ़े होंगे हिंदी के अंदर काल, जिसको आप टेंस बोलते हो इंग्लिश के अंदर। फर्स्ट होता है आपका वर्तमान काल, सेकंड आपका भूतकाल और थर्ड होता है आपका भविष्यकाल, जिसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब हमें ये जानना है कि इन्हीं काल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो जो आपका वर्तमान काल होता है उसको हम संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। तो जहां भी लट लकार लिखा हुआ आएगा इसका मतलब है कि वो आपका हिंदी का वर्तमान काल है। जो भूतकाल होता है उसको हम संस्कृत में बोलते हैं लंग लकार। और जो आपका भविष्य काल होता है उसको हम संस्कृत में बोलते हैं लिट लकार। यहाँ भी तीनों जो काल हैं उन तीनों काल की एक ही पहचान है। एक फर्स्ट वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो काम अभी हो रहा है करंट में, भूतकाल मतलब लंग लकार जो हो चुका है, और भविष्य काल मतलब लिट लकार जो हम करने वाले हैं। तो संस्कृत में भी 3 ही लकार होते हैं, बस उनके नाम क्या होते हैं? चेंज होते हैं, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। जो नेक्स्ट है हमारा वो है पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सपोज मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ क्या कर रही हूँ? बातचीत कर रही हूँ। तो मैं जो सेंटेंस उसको कह रही हूँ, जो कहने वाला इंसान होता है वो किसमें आता है? उत्तम पुरुष में आता है। जिसके साथ आप बात कर रहे हो, आपकी जो फ्रेंड है, वो किसमें आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि आपकी कोई तीसरा पर्सन है, तीसरी कोई फ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे
तो संस्कृत में भी 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और तीनों का काम वही होता है जो हिंदी के अंदर होता है। जो अपनी बात कह रहा है वो उत्तम पुरुष, जो उसकी बात सुन रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका प्रथम पुरुष कहलाता है। तो संस्कृत में भी ये 3 ही पुरुष होते हैं। अब हम आगे ये जानेंगे कि जो हिंदी के वर्ड हैं उनको संस्कृत में क्या बोला जाता है। जो कुछ कॉमन वर्ड हैं आपके, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि इस शब्द को संस्कृत के अंदर यह बोला जाता है। यहाँ पर मैं इस तरफ हिंदी शब्द लिखूंगी और यहाँ पर मैं आपको उसका संस्कृत में कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगी। सबसे पहली कॉमन चीज आप लिखते होंगे वह, जिसको आप इंग्लिश में ही या शी बोलते हैं। तो संस्कृत में अगर आपको वह को लिखना है तो आप सह बोलोगे, ये होता है लड़के के लिए। और अगर लड़की होगी तो आप सा लिखोगे। तो वह को संस्कृत में अगर लड़के के लिए बोल रहे हैं तो सह लिखेंगे, लड़की के लिए बोल रहे हैं तो सा लिखेंगे। तुम को त्वम लिखते हैं। ये मीनिंग है जो आपको लर्न होने चाहिए। जब तक ये मीनिंग आपको लर्न नहीं होंगे तब तक आपको संस्कृत भाषा लिखनी भी नहीं आएगी। और जो आपके किताब के अंदर जो सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंस की हिंदी करना भी आपको, जब तक ये मीनिंग लर्न नहीं होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो। वर्ड मीनिंग आना हर बच्चे को क्या है, कंपल्सरी। तो पहले आपको ये वर्ड मीनिंग को अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि आप भाषा को अच्छी तरह समझ सकें और लिख सकें। तुम, हंसना को हम बोलते हैं हंस, लिखना को हम बोलते हैं लिख, जाना को हम बोलते हैं गच्छ, या मैं बोलूं गम भी बोलते हैं। फिर हम खेलना को क्रीड बोलते हैं, कहीं कहीं खेल भी काम में आता है। गाना को गे या गाय बोलते हैं। इसके अलावा पीना को हम पिग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं हम दोनों तो आवाम लिखा जाएगा। हम सब तो वयम, तुम दोनों युवा, तुम सब तो यूएम लिखा जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ मीनिंग बता दिए हैं कि किस शब्द को कैसे लिखा जाता है। वह के लिए सहसा, तुम के लिए त्वम, हंसना को हंस, लिखना को लिख, जाना को गच्छ, खेलना को किड, गाना को गे, पीना को पिग, हम दोनों को आवाम, हम सबको वयम, तुम दोनों को युवाम, तुम सबको यूयम। तो ये कुछ मीनिंग है जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको इन मीनिंग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आपको इस भाषा को पढ़ने और लिखने में परेशानी ना हो। इसके अलावा जो भी नए मीनिंग आएंगे उन मीनिंग को जब मैं आपको चैप्टर की हिंदी बताना स्टार्ट करूंगी तब मैं उस मीनिंग को आपके यहाँ सामने बता दूंगी ताकि उसका शब्द का जो अर्थ है वो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, संस्कृत शब्दों से वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है। किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक तो कर्ता, दूसरा आपका क्रिया। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक कर्म भी होता है लेकिन कर्म ऑप्शनल होता है, बिना कर्म के भी सेंटेंस का निर्माण किया जा सकता है।
कर्ता मतलब नाउन जिसको आप बोलते हो, और क्रिया मतलब वर्ब जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। अब संस्कृत के अंदर क्रिया को हम बोलते हैं धातु। संस्कृत में क्रिया को क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। तो जैसे आपके इंग्लिश में टेंस चलते हैं, उसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे संस्कृत में 3 फॉर्म ना होकर उसकी जस्ट केवल 9 फॉर्म होती है। कि जो आप टेंस जब करते हैं तो आपको 3 फॉर्म याद करनी होती है, यहाँ पर आपको 9 याद करनी पड़ेगी। लेकिन उसका तरीका बहुत सरल होता है याद करने का। कि अगर मुझे धातु है, धातु की किसको बोलूंगी? जैसे पीना, पीना। और अगर ये मैंने इसको संस्कृत में लिखा पिब, तो ये पिब मेरी क्या है? धातु, मतलब ये मेरी वर्ब है। अब मैं आपको बताऊंगी कि धातु का संस्कृत में निर्माण कैसे किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी। सबसे पहले क्या बनाना होगा? एक टेबल बनानी होगी। अब इस टेबल की हेडिंग क्या होगी? मैंने आपको वचन बताए थे, तो यहाँ पर आएगा एक वचन, यहाँ पर क्या आएगा आपका? द्विवचन, और यहाँ पर क्या आएगा आपका? बहुवचन। तो जो संस्कृत की जो वर्ब होती है, जिसको हम जब लिखते हैं, तो ऊपर की जो हेडिंग होती है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आते हैं। और ये जो साइड की जो आपकी टेबल है, इसमें आएगा आपका प्रथम पुरुष, जो मैंने आपको अभी समझाया था, मध्यम पुरुष, और आपका उत्तम पुरुष। तो संस्कृत की टेबल आने के लिए आपको इधर की 3 हेडिंग लिखना कंपलसरी है, और इस तरफ की 3 हेडिंग लिखना कंपलसरी है। अब आपको मैं एक धातु को लिखना बताती हूँ, वो सेम वही पैटर्न आपका हर धातु के अंदर क्या होगा? फॉलो होगा। कि मैं आपको सपोज आपके एग्जाम में आए, पट धातु लिखिए। कौन सी धातु पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? पट धातु। जब भी संस्कृत में धातु लिखी जाती है, उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ये हलंत लगाना कंपलसरी होता है कि अगर आपके एग्जाम में आए पट धातु के रूप लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे सिंपल तरीका, सब जगह पहले पट पट लिखो। याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे पहले जो धातु आपसे पूछी जा रही है, उसको क्या कर दो? आप वहां पर लिख दो। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है कि इसके रूप चल जाए? इसके अंदर ऐड करेंगे हम ती, इसमें ऐड करेंगे तह, और इसमें ऐड करेंगे अंति। पट में प्रथम पुरुष में क्या ऐड करेंगे? ती, तह, अंति। यहाँ पर सी ऐड करेंगे, यहाँ पर थ ऐड करेंगे, और यहाँ पर भी थ ऐड होगा। एक थ में विसर्ग आएगा, दूसरे थ में विसर्ग नहीं आता। इसमें आमी ऐड करेंगे, इसमें आव ऐड करेंगे, और इसमें आम ऐड करेंगे। आमी, आ और आम ऐड करेंगे। ये याद करने का तरीका है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको लिखने को बोला जाएगा तो आप किस तरीके से लिखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैंने पठ में ती ऐड करा तो क्या बन गया? पठती। पठ में तह ऐड करा तो क्या बन गया? पठतः। और ये बन गया आपका पठंती। ये आपका पठसी, पठतः और पठत। ये आपका पठामी, पठाव
और पठामः। तो ये आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्ट यहां से लिखना है, पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावः पठामः। ये जो मैंने ऊपर प्लस प्लस लगा के आपको बताए हैं वो आपके सिर्फ याद करने का तरीका है, उसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप पीछे रफ कॉपी में लिखिए और जो फेयर आंसर है आपका वो आप क्या कर दीजिए, आगे आपके आंसर नंबर पर डालकर उसको लिख दीजिए। इसके अलावा आपको पुरुष की टेबल आना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक वचन, वही सेम हेडिंग, द्विवचन और ये आपका बहुवचन। यहाँ आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। अब पुरुष के टेबल में सबसे पहले यहाँ आता है आपका सह या सा। सह लड़कों के लिए, सा लड़कियों के लिए। यहाँ पर आएगा आपका तो और लड़की होगी तो ते। सह तो ये लड़कों के लिए है, बहुवचन में यहां आएगा ते और लड़कियों के लिए आएगा ता। क्लियर कर देती हूं, सह लड़कों के लिए होता है, सा लड़कियों के लिए आता है। इसका मतलब क्या होता है, वह, दोनों का मतलब वह होता है। तो मतलब क्या होता है, वे दोनों। लेकिन जब लड़कों की बात करेंगे तो लिखेंगे, लड़कियों की बात करेंगे तो ते लिखेंगे। इसका मतलब होता है वे सब। लड़कों की बात करेंगे तो ते, लड़कियों की बात करेंगे तो ताहा लिखेंगे। अब यहां पर त्वम मतलब क्या होता है, तुम। ये लड़के लड़की दोनों के लिए कॉमन होता है। यहां पर युवाम मतलब तुम दोनों। ये चीजें लड़के और लड़की दोनों के लिए कॉमन चलती है। यूयम तुम सब। लास्ट में आता है अहम। अहम का मतलब होता है मैं। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। और वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। तो क्लियर, ये टेबल आना आपको बहुत कंपलसरी है। सह, सा, तो, ते, ता। मतलब बता दी मैंने आपको, वह, वे दोनों, वे सब। त्वम, युवा, यूयम। तुम दोनों, तुम सब। अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये टेबल प्लस ये टेबल। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि मुझे इन दोनों टेबल की सहायता से कोई सेंटेंस बनाना है, आपको एक सिंपल सेंटेंस बोला गया हो कि वह पढ़ता है। क्या लिखा है सिंपल सा सेंटेंस, वह पढ़ता है। अब आपको बोला गया संस्कृत में चेंज करो बच्चों, तो आपको क्या करना है, लड़कों के लिए वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सह। इधर प्रथम पुरुष है तो उधर भी प्रथम पुरुष ही चलेगा। इधर एक वचन है तो इधर भी एक वचन ही चलेगा। एक वचन के साथ एक वचन ही आता है, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन आता है। तो यहाँ पर सह लड़का है तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, सह। पढ़ता है मतलब पठती, तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम पठती। तो ये सेंटेंस इसमें चेंज हो गया हमारा संस्कृत के अंदर कि वह पढ़ता है, तो यहाँ हो जाएगा सह पठती। मैं बोलूं वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों के लिए लिखते हैं तो और पठतः। इधर द्विवचन है तो उधर भी आपका क्या चलेगा, द्विवचन चलेगा। तो ये हम हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उनको संस्कृत में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए आपको ये दोनों टेबल आना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप संस्कृत शब्दों को ना समझ पाएंगे, ना उनका मीनिंग जान पाएंगे और ना ही उनको लिख पाएंगे। तो ये जो कॉमन नॉलेज था संस्कृत का वो मैंने आपके सामने बता दिया है। तो अगर आपके भी एग्जाम में सपोज लट लकार आ रहा है तो लट लकार में मैंने एक आपको बता दिए, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बाकी जो दूसरे शब्द रूप धातु रूप है उनको आपको क्या करना है,
बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ये मैंने जो सिंपल इंट्रो था आपका वो मैंने आपको फिनिश कर दिया है। इसके अलावा जो भी कोई नई चीज आएगी वो नई चीज मैं आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो उसके साथ साथ मैं आपको समझाते जाऊंगी।